बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी थी और इसकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी थी। इस पाबंदी के ठीक 5 दिन के बाद यानी कि आज सुबह से ये इतलात हैं वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब के ज़रिए और फिर वज़ीर इतलात फवाद चौधरी साहब के ज़रिए कि तहरीक लब्बैक के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं। पहले मुज़ाकरात पंजाब हुकूमत के साथ हो रहे थे और आज से इन मुज़ाकरात में 2 वफाकी वज़रा भी शामिल हो जाएंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान भेज दिया तो उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में और भी बहुत सी बातें की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसके साथ एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म की तकरीर से वाज़ेह हो गया है कि वो फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से वापस नहीं भेजेंगे। तो क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत को क्या करना पड़ेगा? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब। तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। और कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर शहादत ऐवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, मुल्क के मरूफ माहिर कानून भी हैं। वलीद इकबाल साहब, बड़ा सिंपल सा सवाल है कि वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर है उस तकरीर में उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से भेज दिया तो इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन में एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी। तो दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। अभी मुज़ाकरात का आउटकम जो है वो सामने आना है, अभी 2 राउंड हुए हैं, तीसरा राउंड होने वाला है। आपको वज़ीर आज़म की तकरीर सुनकर क्या लगा कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह। असल में वज़ीर आज़म जो हैं उनकी तकरीर का मकसद ये था कि इस बात को समझने की ज़रूरत है। वो चाह रहे हैं कि सब समझें कि सबका जो नस्बुल ऐन है, हर मुसलमान जो है वो नामूस रसालत पर जान देता है और नामूस रसालत का कोई भी जो अपहोल्ड करने वाला शख्स है हम उसको गले लगाने के लिए गले लगाते हैं। लेकिन तरीक़ाकार जो है और उसमें अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है तो उसका सद्देबाब करने के लिए उसकी अगर कोई उसकी रोकथाम, उसकी सज़ा, वो सब कुछ जो है वो अगर उसका पर कोई इक़दाम लेना है तो वो ऐसा हो जो कोई मौसर इक़दाम हो, जिससे ये बात यकीनी हो कि फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना हो। और उसका मौसर तरीका प्राइम मिनिस्टर ने समझाने की कोशिश की है कि ये नहीं है जो कि इस वक्त टीएलपी ने जो पोजीशन इख्तियार की हुई है। वो ये उन्होंने तशबीह भी दी है कि भाई ये इसी तरह है कि जुर्म कहीं और हो रहा है और आप अपने आप पर खुद को हमला कर रहे हैं। ये इस तरह के ये जो मुजाहिरे, ये बंदिशें, ये तोड़ फोड़, इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है। यस, इससे अपने एहतजाज का एक मुजाहिरा तो हो रहा है, लेकिन ऐसा एहतजाज और ऐसा मुजाहिरा हो रहा है जिससे जिस अमर की रोकथाम करनी है, जिस मुल्क उसके सदर उनके स्टैंड को जो है उसमें तब्दीली लाने की अगर कोई कोशिश है, जस्तजू है, उसका मौसर तरीका जो है वो ये नहीं है। इससे सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होता है। क्या होगा उसका मौसर तरीका प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि तमाम मुस्लिम उम्मा को, उसके सरबराहान मुमलकत को इकट्ठे होकर एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाकर मगरिब के साथ, बशमूल फ्रांस के, मगरिब के साथ एक स्टैंड लेना होगा ताकि इसका सद्देबाब, उसकी रोकथाम हो सके। अच्छा, एक चीज़ मैं जो है वो आपको भी बताना चाह रहा हूँ और अपने नाजरीन को भी बताना चाह रहा हूँ कि 2018 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में है, उसने एक फ़ैसला दिया था। ऑस्ट्रिया की एक खातून को ऑस्ट्रिया में सज़ा दी गई थी, फ़ाइन किया गया था क्योंकि उसने तौहीन रसालत की थी। ऑस्ट्रिया की कोर्ट ने उसको सज़ा दी तो वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में आई जो फ्रांस में है। और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने ये क्लियरली कहा कि इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये 2018 में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑलरेडी फ़ैसला दे चुकी है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है वो आज़ादी इजहार नहीं है। तो इस पर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। OIC भी इस फैसले को कई दफ़ा कोर्ट कर चुकी है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, कौमी असम्बली में अगर हुकूमत जो है वो कोई मुआहदा लेके आती है कि हमारे मुज़ाकरात हुए हैं TLP के साथ और अब हमने उनके साथ एक और मुआहदा किया, तो कौमी असम्बली में अपोजिशन जो है वो हुकूमत
के मौक़िफ़ की तायद करेगी? जी, पहले हम मुआहिदा तो देख लें ना। ये इस किस्म की शदीद नाअहल हुकूमत है अमीर साहब। आपकी गवर्नमेंट ने भी TLP के साथ मुआहिदा किया था। जी, मुआहिदा किया था, पर ऐसा तो नहीं किया था कि हम फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज देंगे। हम जनाब जो है सारे केस वापस लेकर, तो ये मामला जो है इसको एक खारजा पॉलिसी का इशू है। और उसमें भी देखिए, हमने वो एग्रीमेंट अभी तक देखा नहीं है। उस ज़माने में एक हाथ का लिखा हुआ एग्रीमेंट जो था वो खुद TLP ने रिलीज़ किया था सोशल मीडिया पे, लेकिन हुकूमत ने जो रिपोर्ट हुआ वो ये था कि उस 2020 में नवंबर में जो माहिदा हुआ था कि हुकूमत पार्लियामान में ये मामला बिल्कुल उसमें यही कहा गया था कि हम फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करेंगे, तो लेकिन पार्लियामेंट की करारदाद आज 19 अप्रैल हो गई है। जो 17 नवंबर 2020 का मुआहिदा था वो पार्लियामान में नहीं आया। हाँ। इसी तरह जो आज मैं हैरान हूं, पहले एक तंजीम को कालअदम तक करार देते हैं, फिर उससे मुज़ाकरात भी शुरू कर देते हैं। और हमने आज मीर साहब एक नायली के 2 इश्तिहार देखे। पहला तो कौमी असम्बली में 2 वज़रा ने आकर बात की जो कोई बात नहीं थी। कौम ये जानना चाहती थी और उसके मुंतखब नुमाइंदे ये जानना चाहते थे कि लाहौर में क्या वाक़या हुआ कल, जो पूरा एक पुरतशद्दुद वाक़या हुआ। हम ये जानना चाहते थे कि जो 4 दिन लाखों पाकिस्तान के शहरी सड़कों पर फंसे रहे, उनकी इस अजियत की क्या वजह थी। जो हज़ारों लोग वहाँ बीमार थे, फंसे हुए थे, उनको क्यों ये तकलीफ दी गई। लेकिन हुकूमत ने कोई फैक्ट शेयर नहीं किए। फिर हमारा ये ख्याल था कि शायद वज़ीर आज़म जो हैं वो टेलीविज़न पर आकर जो हैं वो बताएंगे हमें, लेकिन उन्होंने भी कोई हक़ाइक़ शेयर नहीं किए। वो ये कहते रहे जी मैं मुस्लिम उम्मा से बात करूंगा। भाई आप पहले ये तो बताएं कि आपने हमें पहले ये बताया था कि आपने मुस्लिम उम्मा के लीडरों को खत लिखे हैं, कितनों ने खत का जवाब दिया, कितने आपके साथ खड़े। वज़ीर आज़म साहब ने आज के खिताब में एक बड़ी अहम बात की, जरा सुने। उन्होंने क्या बताया कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया, उनमें से 70% फेक। तो यहां भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के, इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे। तो मीर साहब आप उसी हिंदुस्तान से खुफिया मुज़ाकरात कर रहे हैं दुबई में। ये अजीबोगरीब हुकूमत है। भाई एक तरफ कह रहे हैं हिंदुस्तान जो है वो ये खराबी कर रहा है, दूसरा आप कह रहे हैं नहीं हम तो अमन चाहते हैं और हम हिंदुस्तान से, अब तो बात बार बार खुल चुकी है कि हिंदुस्तान से खुफिया मुज़ाकरात हुए हैं जिनको UAE ने फैसिलिटेट किया है। तो इस हुकूमत की जो बदइंतज़ामी है और जो इनको ये समझ नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते। आपको ये मालूम होना चाहिए वज़ीर आज़म को कि 1988 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे जब सलमान रुश्दी वाला वाक़या 1989 में 13 फरवरी 1989 तो वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब थी। लेकिन उन्होंने ठा नवाज शरीफ के मुंह पे जो कि सर पे डालना था कुछ ना कुछ गन, वो उन्होंने फेंक दिया। भाई आप एक इंतहाई संजीदा मसला कर रहे हैं। और वो जो जुलूस था उसको नवाबजा नसरुल्लाह खान साहब लीड कर रहे थे और उस जुलूस में शेख रशीद साहब भी शामिल थे। जी जी। तो मीर साहब इशू ये है कि इस हुकूमत के जो तमाम एक्शंस हैं, इवन ये जो बैन करने का मामला है, ये बड़े संजीदा मामलात हैं, लेकिन इसको ये इतनी लाइटली ट्रीट करते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि जी एंटी टेररिस्ट एक्ट अलग चीज़ है, इलेक्शंस एक्ट अलग चीज़ है। अब आप उस तहरीक को जो भी कहें, उनके 3 मुंतखब नुमाइंदे हैं सिंध में, ये याद रखें। उनके 3 MP हैं सिंध में तहरीक लबैक के। उनका आप क्या करेंगे? या अभी 249 में इंतखाब होने वाला है कौमी असम्बली का, उसमें आप क्या करेंगे? तो बगैर तैयारी के, बगैर सोचे समझे, इतने हसास मामले पे इस नालायक हुकूमत ने पूरे मुल्क को एक हेजान और अच्छा, अब इसमें जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आया है, एक लीगल क्वेश्चन आ गया, उस पर बात करते हैं शहादत अवान साहब से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। शहादत अवान साहब, ये बताइए कि ये जो खुर्रम दस्तगीर साहब नुक्ता उठा रहे हैं कि तहरीक लबैक पर इसी हुकूमत ने 14 अप्रैल को पाबंदी लगाई है, अब आज 19 अप्रैल को उसी तंजीम के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। फ़र्ज़ करें कि इन मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा निकलता है, एक और मुआहिदा हो जाता है। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, एक मुआहिदा आता है, उस मुआहिदे की कानूनी हैसियत क्या होगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं सर। हेलो जी जी। हेलो हामिद भी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मेरा जी, कहना जी, ये आ है, रही है, सबसे पहली तो सूरत हाल ये मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सिलसिले को मैं शुरू करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच थी। पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच थी वो सेल्फ कंट्राडिक्टी नेचर की थी। एक तरफ तो वो ये कह रहे थे कि मैं जो मगरबी ममालिक हैं उनको मैंने देखा हुआ है, उनकी सोच में देखता हूँ, और ये बात जो है ना किसी और तरफ वो लेके गए। हम इसको रिलीजियस जो है तरीके से इस बात को कर रहे हैं
कि ये मसला जो है एक मजहबी मसला है, उस तरीके से हम मुसलमान लोग इसको देखना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये कहा आज़ादी राय की बात है, यहाँ आज़ादी राय की बात नहीं है। मुसलमान जो है, आप यूँ देखें कि कश्मीर का एक छोटा सा मसला है, हम 1947 से लेके आज तक वहाँ पे चल रहे हैं। 2 जंगें हिंदुस्तान के साथ हम लड़ चुके हैं, और इससे पहले अगर आप देखें 23 जून 2020 में हिंदुस्तान में खाली पाकिस्तान के जो लोगों को खाली स्पाइंग के ऊपर जो है ये हमेशा होता रहा है कि सफारतकार जो हैं उनको एहतजाज के तौर पे मुल्क से निकाला जाता है। वो तो रही एक अपनी जगह, ये जो कुछ भी मुल्क में हुआ है इसको भी कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि जिस तरीके से एहतजाज हुआ, जिस तरीके से इंसानी जानें ज़ाया हुई, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कहूँ कि बग़ैर सोचे समझे एक स्टेप उठा लिया जाता है। खुर्रम दस्तगीर साहब ने वजह तौर पे ये सही कहा कि मुल्क और कौम को ये मालूम नहीं कि क्या मुआहदा हुआ किसी एक उस तंजीम के साथ जिसको आज आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है, तो 3 महीने में वो दहशतगर्द हो गई, या उससे पहले आपका उसके साथ मुआहदा हो रहा था, तो वो मुआहदा आपका क्या हुआ? बहरहाल आपने उसको जो है ना उसको प्रोस्क्राइब तंजीम के तौर पे आपने बैंड कर दिया। साहब मेरा सवाल ये है कि अब ये जो प्रोस्क्राइब तंजीम है, पाबंदी लग गई है, इसके साथ मुज़ाकरात और फिर जो नया मुआहदा होगा 11E जिस बिल्कुल हामिद मीर साहब जिस कानून के तहत इन्होंने पाबंदी लगाई है, उसी कानून में इन्होंने जो है 11B के तहत पाबंदी लगाई है। 11E ये कहती है कि इवन उनका को प्रेस स्टेटमेंट जो जारी करेगा उसको सजा होगी। और ये तो आप नेगोशिएशंस वाली बात कर रहे हैं, एक कदम आप आगे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक वो तंजीम जो है ना वो दहशतगर्द तंजीम है और वही हुकूमत जिसने उनको नोटिफाई किया है, तो मेरे ख्याल में से वो एक खिलाफ कानून लेकिन एक बात होगी अगर उनके साथ यही हुकूमत अगर नेगोशिएशन करे। शहादत अवान साहब, ये मैं सवाल मेरा सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर क्या करना है? ये तो इस तरह के तो मुज़ाकरात हमने पहले भी देखे हैं। मिसाल के तौर पे 2007 में उस वक्त की जो हुकूमत थी, शौकत अजीज़ साहब वज़ीर आज़म थे, मुशर्रफ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, तो लाल मस्जिद में एक वाक़या हुआ था। उन्होंने जामिया हफ्ज़ा की जो ख़वातीन थी, तालबात थी, उन्होंने एक लाइब्रेरी पर कब्ज़ा कर लिया था। तो उस वक्त भी हुकूमत ने उन पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन बाद में उनके साथ मुज़ाकरात भी किए। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं कि ये जो कानूनी तरीका है इनको अब वो इख्तियार करना पड़ेगा। अगर कोई रिव्यू की पिटीशन आएगी, उस पिटीशन के बाद जो है नज़रसानी की दरख्वास्त के बाद ये पोजीशन बनेगी, वो एप्लीकेशन इस किस्म की आएगी, उसको ज़ेर गौर बहस लाएंगे। इस स्टिग्मे से हटाने के बाद ही नेगोशिएशन हो सकते हैं। मेरा ख्याल ये कि दहशतगर्द के साथ जो है मुज़ाकरात करना जो है बज़ात ख़ुद एक उससे बड़ा जुर्म होगा। अच्छा वलीद इकबाल साहब, आप भी इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं, बड़े आप मशहूर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। ये जो सेनेटर शहादत अवान साहब एक लीगल पॉइंट रेज कर रहे हैं, इसका क्या जवाब है कि एक तंजीम जिसको आपने खुद दहशतगर्द करार दिया है उसके साथ हुकूमत कैसे मुज़ाकरात कर सकती है? नहीं, इसमें ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं होती, लेकिन इसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और हामिद साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अभी आप पीछे जब आप मुझसे सवाल कर रहे थे तो आपने खुद पॉइंट आउट किया कि यूरोपियन जो कोर्ट है ह्यूमन राइट्स का, जो फ्रांस ही में जिसका फैसला है, ये भी हमारे लिए मददगार होगा जिस काम में हम निकलना चाह रहे हैं और इसको मौसर तरीके से एड्रेस करना चाह रहे हैं। उसके अलावा खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बताया नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा कुछ तो उन्होंने बताया है कि ये क्या हालात ने क्या मोड़ इख्तियार कर लिया था कि 40 पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, 800 से ज़्यादा पुलिस के एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हैं, 3 जो हैं वो शहीद हो गए, और जो करोड़ों रुपए का अमलाक को नुकसान हुआ, जो लोगों को इनकन्वीनियंस हुई। देखें, हम ये जितनी पार्टियां मौजूद हैं आपके प्रोग्राम में, सबने जलसे जुलूस एहतजाज धरने किए हैं, लेकिन इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स चलें, कोई छोटी मोटी तजावुज़ हो जाती होगी, लेकिन इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स तो कहीं नहीं आए कि ये जो जुल्म तशद्दुद जिस तरह से यहाँ पे हुआ, और उसका मकसद ये था, और लोग उसको फिर एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान और ये दीगर अब उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए, क्योंकि उनका मकसद तो ये है कि वो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें। लेकिन मैं कानूनी बात जो है मैं उस पर आना चाहता हूँ, और आप देखें, मिसाल देते हैं कि जी 9/11 के मुर्तकिब जो वो तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान को गर्दानते हैं कि उन्होंने अलकायदा को पनाह दी हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ने पिछले साल एक बहुत बड़ा मुआहदा किया, मुज़ाकरात नहीं किए, मुआहदा किया, और उस मुआहदे में हर जुमले में जहां तालिबान को मुखातिब किया है वहां ये कहा है उस तहरीरी मुआहदे में कि हम उसको तस्लीम नहीं करते, लेकिन तहरीरी मुआहदा तक उनसे किया। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर भी
खुर्रम साहब को आई डोंट नो क्यों इल्म नहीं है, ये दो मुआहदे हैं जो एक हैंड रिटन है, एक टाइप रिटन है, दोनों उर्दू में है। एक की तारीख 16 नवंबर 2020 है और दूसरे की जो तारीख है वो 11 फरवरी 2021 है। और 11 फरवरी 2021 वाले मुआहदे में ये वाज़ेह है, दोनों को आपने इकट्ठा पढ़ना है, और उसका जो जुमला है वो यही कहता है कि जी ये जो सफारती ताल्लुकात तोड़ना, तजारती ताल्लुकात तोड़ना, सफ़ीर वापस बुलाना अपना, फ्रांस का सफ़ीर वापस भेजना, इन सब शिकों के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये सारी शिकें जो हैं ये पार्लियामेंट में पेश कर दिया, इनको पेश कर दिया जाएगा 20 अप्रैल से पहले, और फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाएगा जी। तो ये बात अगर पार्लियामेंट में आती, इस पर डिबेट होता, क्या करना, ये सारा कुछ तय था। और उस दौरान अभी 20 अप्रैल हुआ ही नहीं, अभी 14 अप्रैल हुआ है या उससे भी पहले लेकिन तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका जिक्र नहीं किया, सारी मोबिलाइजेशन कर दी गई थी। वलीद साहब, ये तो एक तरह सैबोटाज करना था। वलीद साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जो 16 नवंबर 2020 वाला मुआहदा है, उसको ये जो अप्रैल 2021 वाला ये मुआहदा है, इसके साथ मिला के पढ़ना है, फरवरी 2021 वाले मुआहदे के साथ मिला के पढ़ना है। लेकिन जो ये आप नवंबर 2020 वाले मुआहदे की बात कर रहे हैं, उसमें अल्फाज जो है, उसका जो पहला नुक्ता है वो ये है कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर, लफ्ज़ मुल्क बदर किया जाएगा पार्लियामेंट के ज़रिए, यानी कि पार्लियामेंट की मंजूरी से। और दूसरा ये है कि फ्रांस जो है उसके फ्रांस में पाकिस्तान अपना सफ़ीर तैनात नहीं करेगा। और तीसरा यह है कि फ्रांस की जो मसनूआत हैं उनका सरकारी सतह पे बायकाट किया जाएगा। और उस पर दस्तखत है उस वक्त के वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब के और उस वक्त के वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल्लाह कादरी साहब के। और तहरीक लबैक वाले जो हैं वो उसी मुआहदे पर जोर देते हैं, क्योंकि उस वक्त खादम रिजवी साहब जिंदा थे, कुछ दिनों बाद वो फौत हो गए, तो वो कहते हैं जी उसके बाद हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये इनकी वफात तो फरवरी 2021 वाले उस पर जो है मौके पर जो है ये हुई। और इसके ऊपर यहाँ पर इस मुआहदे को, क्योंकि मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि मजमूई तौर पे इनको पढ़ने की ज़रूरत है। इस मुआहदे में ये भी लिखा हुआ है कि जी ये जो मुआहदा है, अगर इसमें 20 अप्रैल तक तरफैन से कोई ऐसी सरगर्मी हुई जो मुआहदे की रूह से मुनाफी है, तो मुआहदा मनसूख समझा जाएगा। अच्छा, मैं तो इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ ना कि इन दोनों को बहैसियत मजमूई देखना ज़रूरी है। फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसा के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर किया जाएगा। बहरहाल ठीक है, आप दोनों मुआहदों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक सवाल ये पैदा होता है खुर्रम साहब कि आप भी सवालात उठा रहे हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अगर मुज़ाकरात ना हो तो फिर क्या हो? देखें, हमें जो लाल मस्जिद का वाक़या है वो क्या उससे सबक नहीं सीखना चाहिए? और उसमें बाद में फिर नैरेटिव तब्दील किया गया, हालांकि उस वक्त मीडिया ने और बाकी जो लोग थे, स्टेक होल्डर्स थे, उस वक्त मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत थी, उन्होंने कोशिश की मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। खुद मैंने लाल मस्जिद के अंदर जाके, यानी कि घेरा हुआ था उसको, पुलिस ने अंदर मिलिटेंट्स बैठे हुए थे, मैं उस वक्त के वज़ीर इत्तलात तारिक अज़ीम साहब को अंदर लेके गया, वहाँ अंदर जाके मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात पे इत्तफाक हुआ। ज़रा मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि हमने वहाँ जो प्रेडिक्शन की थी बाद में वही हुआ। देखिए, ये इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग एक ट्विस्ट करते हैं मामलात को। वो कहते हैं जी मीडिया जो है वो पहले कह रहा था ऑपरेशन करो, बाद में उसने कहा कि ऑपरेशन क्यों किया, हालांकि हम इस ऑपरेशन से बहुत पहले से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और अंदर जाके हुकूमत के वज़ीरों को लाल मस्जिद के अंदर ले जाके हमने मुज़ाकरात करवाए। ज़रा सुन लिए। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल करना दूसरा एक रास्ता है जो सबसे अच्छा रास्ता है। ये कहना कि जो ऑप्शन जो है हमारे पास फोर्स की या की जा सकती है या नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है। हर हुकूमत के पास ये ऑप्शन है। हम हमेशा कह चुके हैं ये लास्ट ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन नहीं है। आज भी मैं कहता हूँ कि इसको बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए, हो सकता है। फ़र्ज़ करें कि मामला जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल नहीं होता, हुकूमत खुदा न खास्ता आखिरी ऑप्शन के तौर पर ऑपरेशन करती है, तो फिर यहाँ जो खून खराबा होगा, मुसलमान के हाथों मरेगा, उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? यहाँ गैर रिहायशी कुछ 700-800 बच्ची है, उन्हें पता चलता है ऑपरेशन रात के 1 बजे भी शुरू हो रहा है, वो घरों से निकल कर आ जाती हैं कि हमने इस जिहाद में शरीक होना है। अब पूरी कौम का जिहाद किस तरह हुआ? जी, ये जिहाद किस तरह हुआ? देखें, जिहाद इसलिए जो ऑपरेशन करने वाले वो भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, तो बजाय कि आप देखिए मस्जिदें गिराई जा रही हैं, तो ये मस्जिदें गिराना अबरहा का फेल है, ये मुसलमानों का फेल है। मस्जिद को नहीं गिराया जाना चाहिए, लेकिन वो तो मसला उन्होंने हल कर दिया। कैसे हल कर दिया? मस्जिदें बन गई। तारिक अज़ीम साहब ने हुकूमत की तरफ से कहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकल सकता है, तो
यकीनन तमाम लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी ये चाहेंगे कि मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू हो और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ और अब्दुल रशीद गाज़ी साहब के साथ दोबारा ये लोग बैठें और कोशिश करें कि मसले का हल निकल आए। अब देखें इसके बाद क्या हुआ कि चौधरी शुजात साहब ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ऑपरेशन करवा दिया। उस वक्त भी मुसलमान और मुसलमान आमने सामने थे, आज भी वही सूरत हाल है। आप क्या चाहते हैं, दोबारा वही खून खराबा हो? तो फिर क्या उजलत थी इसको कालादम तक जो तंजीम करार देने की? इसमें क्या उजलत थी कि आपने कहा कि जैसे पॉलिटिकल पार्टी भी ऑपरेट नहीं? उस वक्त भी शेख रशीद साहब वजीर थे, आज भी शेख साहब वजीर हैं। क्योंकि अमीर साहब एक बात जो इसमें एक पेचीदगी है वो इस बात की है कि तहरीक लबैक जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, जो कि लाल मस्जिद में ये केस नहीं था। उन्होंने उनके 3 MP हैं, उन्होंने पंजाब में 22 लाख वोट लिए हैं। तो जब आप इस तरह की पाबंदियाँ लगाते हैं और अगर आपने मुज़ाकरात करने थे तो ये हुकूमत की उजलत है, ये उनका एक नी जर्क रिएक्शन है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे कि अब ये मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और अब ये सवाल खड़ा होगा। और ये सवाल मैं जो यहाँ 2 वकला मौजूद हैं उनके सामने ज़रा खोल कर रख देता हूँ कि क्या हुकूमत तो अपनी जगह पर मौजूद है, जो दूसरा फरीक है जिसकी कानूनी हैसियत को खुद हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है बतौर एक दहशतगर्द, क्या उससे किया हुआ मुआहिदा किसी पार्टी के ऊपर भी बाइंडिंग हो सकता है जब दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दहशतगर्द बैठे हुए? तो ये सारा मामला इस हुकूमत की नाअहली का है। तो आपका ख्याल है कि पहले उन पर जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाए? जी बिल्कुल, ये अगर कानूनी तौर पर ये बाइंडिंग चाहते हैं। दूसरा ये बात है कि ये कह देना कि जी किसी को मुआहिदे का मालूम होना चाहिए। मैं जो पिछला मुआहिदे इनके हुए थे नवंबर 2020 में, मैं तो उसको तब मानूंगा जब पार्लियामान में मेरे डेस्क के ऊपर ये मुआहिदा आएगा। जिस तरह इन्होंने कमिट किया था वो पार्लियामान में नहीं ला सके, ये सारी डिस्कशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं। अब आज वज़ीर आज़म फरमाते हैं, अजीब बात है मीर साहब, कि जी अगर हमने ऐसे किया तो यूरोपियन यूनियन से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, पाकिस्तान को नुकसान होगा। बात यह है कि ये बात आपको उस वक्त मालूम नहीं थी जब आप मुल्क बदर करने के अल्फाज लिख रहे थे? कि आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि आप किस किस्म की आग से खेल रहे हैं कि पाकिस्तान के यूरोपियन यूनियन से सिर्फ वो मरासिम नहीं है, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को बहुत गहरी तजारती कंसेशंस दी हुई हैं, उनका GSP+ से उनका ताल्लुक है। आप उस तमाम चीज़ों से नाबलद होते हुए और नालायक होते हुए आपने ख्याल ही नहीं किया कि आप क्या बात लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें अब एक और भी नुक्ता बड़ा अहम है कि जो तहरीक लबैक है वो उसके मुजाहरे सिर्फ पंजाब में नहीं हुए, सिर्फ रावलपिंडी में नहीं हुए, और भी शहरों में हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी और ख़ास तौर पे सिंध में भी हुए हैं, कराची में भी हैं। तो आज जो वज़ीर आला सिंध है इस बारे में कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमतों को इन मुज़ाकरात के सिलसिले में एतमाद में नहीं लिया जा रहा। इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। सेनेटर शहादत अवान साहब, अवाम की अक्सरियत यही चाहती है कि ये जो भी मामला है, मुज़ाकरात अगर शुरू हो गए तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और पीसफुली मसला रिजॉल्व हो जाए, और मुज़ाकरात में पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे शामिल होंगे। लेकिन मसला जो है वो तो मुल्कगीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने आज कहा कि सूबाई हुकूमतों को भी एतमाद में लिया जाए। वो कह रहे थे कि हमें अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन अगर फैसला कर लेती है वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत, एक मुआहदा कर लेती है, तो क्या सिंध हुकूमत उसको तस्लीम कर लेगी? हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद जो है ये इशू खाली TLP का नहीं रहा, क्योंकि हमारे इस्लामी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इसको आज़ादी राय से जो है तशबीह दे दी है। एक हमारा मजहबी जो है प्योरली मसला है कि जो है ये नामूस रिसाला का इशू था, जिस पे TLP के साथ खुफिया मुआहदे होते रहे जो कि पब्लिक नहीं किए गए। लेकिन अब जब बात सामने आ चुकी है तो सिर्फ उनका कहना, दोस्तों का, मुसलमानों का कहना ये है कि अगर कोई हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो किसी किस्म की कोई बात उठाता है तो हमें कम से कम एहतजाज करना चाहिए, और उसके लिए हमारी हुकूमत ने एहतजाज के रास्ते को आज़ादी राय से तशबीह दे के उल्टा अवाम के जज्बात से खेलने की कोशिश की गई है। और दूसरा मसला ये रह गया कि एक तरफ तो अमूमन को इस किस्म की बात होती है तो जो भी वहाँ के एम्बेसडर कौंसलेट्स होते हैं उनको बुला के एहतजाज किया जाता है। यहाँ तो आलम यह है कि वहाँ के फ्रांस के जो सदर हैं उसने भी उस जो आदमी है उसकी बाकायदा उनकी हमायत की है।
तो मेरा कहना ये है कि अगर आज इस बात पे हम एहतजाज नहीं करेंगे तो ये मसला आगे चलता जाएगा। उसके लिए हुकूमत जो है मौसर किस्म के एहतजाज के लिए एक तो लाहे अमल बनाए, उसके लिए तमाम पार्लियामेंटेरियन और पूरी मुल्क और कौम को एतमाद में ले, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी सूरत हाल जो आपने ये रह गई कि सब लोगों को एतमाद में, सिंध को, तमाम यहाँ मुसलमान की मैं तो बात करता हूँ, तमाम सूबों को, तमाम मुस्लिम उम्मा को जो है एतमाद में ले। बाकी बात ये रहेगी कि हुकूमत की नाअहली तो आपके सामने है कि एक दिन हमारे दुश्मन मुल्क के साथ जो है वो कपास, गंदम, चीनी की बात करती है, सेकंड है उससे मुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी ये है कि अगर एक तरफ उन्होंने कहा कि ये तंजीम एक अरसे से जो है दहशत गर्दी कर रही है और आज कहते हैं इनके साथ मुज़ाकरात करके हमारे इक़्तिदार को तूल मिले, हमें अमन के साथ डिस्टर्ब न करें, वो ख़ुद अगर किसी किस्म का जो है हंगामा करें, एहतजाज करें, कंटेनर पर रहें तो वो जायज़। और कोई अगर मुसलमान अपने मज़हब की खातिर अगर कोई एहतजाज करते हैं तो वो कहते हैं जी कि ये जो है ना यूरोपियन कंट्रीज जो है इससे नाराज। अब मेरा सिर्फ ये कहना ये है, अब मैं एक और बड़ा अहम इशू है, मेरा कहना ये कि तमाम मुल्क को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लाए के बनाना चाहिए। अब इसमें एक और बड़ा अहम इशू है कि कुछ अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है वो भी अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के एक MPA हैं जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है, एजाज़ खान साहब जाजी खान के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने आज एक बड़ा तफसीली बयान दिया है, उसमें उन्होंने क्या मुतालबा किया, ज़रा सुनें। ये जो सफ़ीर बैठा हुआ है यहाँ का, फ्रांस का सफ़ीर जो यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको यहाँ से फौरी तौर पर इसको पाकिस्तान से निकाला जाए और जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके वालिदैन के साथ दादरसी की जाए, उनका नुकसान दिया जाए और जो लोग बेगुनाह गिरफ्तार हैं, जो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक आए थे, उनको जिस तरह मारा गया है, जिस तरह पीटा गया, मैं उसकी पुरजोर मज़ामत करता हूँ। जी वलीद इकबाल साहब, ये जो एक आपकी पार्टी के अंदर एक इख्तिलाफ राय आया और भी कुछ लोगों ने इस तरह के ख्यालात का इजहार किया है, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब जो है उनको ये नहीं चाहिए कि अपनी पार्टी के MNA MPs और सेनेटर्स को बुलाएं और उनको भी एतमाद मिले? जी बिल्कुल, और आज भी एक मीटिंग थी, मैं वहाँ मौजूद था, उस पर यही गुफ्तगू हुई और मैं एक दो बातें समझता हूँ ज़रूरी है वाज़ेह करना। सबसे पहले तो ये कि मैं आपके पिछले सवाल के जवाब में मैंने ये गलत जिक्र कर दिया कि आदिम हुसैन रिजवी साहब का इंतकाल जो है वो 11 फरवरी के मुआहदे के बाद हुआ था, वो चंद दिन बाद हुआ था, नवंबर के ही मुआहदे के। लेकिन जो फरवरी वाला मुआहदा है उसमें कोई नई बात नहीं है, सारी शिकें पिछले मुआहदे की हैं, सिर्फ उनको टाइम बाउंड किया गया। ठीक है। और ये बात कि गवर्नमेंट ने अपने अज़्म को दोहराया कि तमाम शिकें जो हैं वो पार्लियामान में पेश की जाएंगी और पार्लियामेंट के फैसले के मुताबिक उस पर जो मंजूर होगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। मकसद ये है इस वक्त कि आवान साहब ने जिस तरह कहा, प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह ये किया है कि ये सफ़ीर को भेज देना, तिजारती ताल्लुकात तोड़ देना, इसके नतीजे में वही होना था जो कि पिछले 30 साल से सलमान रुश्दी वाली नावल के बाद जो है होता आया कि हर चौथे 5वें साल कोई ना कोई इस तरह की गुस्ताखी होनी थी और उसको ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक्सप्रेशन के उसमें जुमरे में ला के जो उन्होंने कर देना था, यही रफा दफा अपने तरीके से मगरिब के मुल्कों ने। तो उन्होंने यही तय समझा और ज़रूरी समझा सबको इस बात से को बावर कराना कि इससे नहीं अचीव होगा, इससे ये सिलसिला जारी रहेगा। ये जो इक़दामात जो इस मुआहदे में भी हैं और ये जो सफारती ताल्लुकात तोड़ना, ये वो उससे शय मिलेगी बाकायदा इसका। बल्कि उन्होंने जो तजवीज़ यही की है कि जिस तरह होलोकॉस्ट को एक मकाम दे दिया गया है, वो भी एक रिलीजन से राइज करने वाली एक छोटा सा तबका है, जोइश तबका दुनिया भर में, छोटे से तबके ने अपनी बात मनवाई हुई है। हमारा इतना बड़ा कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी, हमें भी ये बात वलीद इकबाल साहब, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि इसी तरह का बयान, इसी तरह की तकरीर वज़ीर आज़म साहब ने 5 अगस्त 2019 के बाद की थी। कौम से वादा किया था कि कश्मीरियों का मैं बनूंगा एक इंटरनेशनल एम्बेसडर, मैं तमाम इस्लामी ममालिक को ऑन बोर्ड करूंगा, मैं कश्मीर का केस लड़ूंगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, बल्कि अब बैकडोर चैनल से इंडिया के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो एक तशवीश पाई जाती है सवाल के अंदाज में कि कहीं ये जो आज की तकरीर है इसका हशर वो ना हो जो पहले कश्मीर के मुतालिक इमरान खान साहब के दावों का हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, और बल्कि अगर आप वो जो बैक डोर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, आज के अखबारात में तमाम में वजीर खारजा का बयान जो आया हुआ है वो ये है कि जी बैक डोर की क्या ज़रूरत है,
खुल के आके बात करें, हम भी तैयार हैं। और सबसे पहली शर्त यह है कि आप पहले ये 5 अगस्त वाली कार्रवाई को जो है ये रोल बैक करें, फिर हम बात करेंगे। सो ये बैकडोर शैकडोर जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। असल जो है वो फुल ओपन के अंदर जो है वो मुज़ाकरात हों, और पहले कश्मीरियों पर जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो ख़त्म किए जाएं। और प्राइम मिनिस्टर ने आज गिनवाया है कि OIC में उन्होंने किस तरह से रेज किया इस मामले को, जिसको वो इस्लामोफोबिया कहते हैं, किस तरह से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इसको रेज किया, और किस तरह से मार्क ज़ुकरबर्ग जो है उसको खत लिखा फेसबुक का जो बानी, वो सारा किसी और सरबराह मुमलिकत या सरबराह हुकूमत ने इस सतह पर इस मामले को नहीं उठाया। तो नबी करीम की शान की गुस्ताखी, कितने लोगों ने जवाब दिए खतों के, और असर क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। एक और भी बात की है वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में, वो बड़ी अहम है। उन्होंने JUI का जिक्र किया है, मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र किया है, और आपकी मुस्लिम लीग नून का जिक्र किया। उसमें मैं आपसे बात करता हूँ एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इतलात के मुताबिक उलमा के एक वफ्द ने कालदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी साहब से जेल में मुलाकात किया और उनसे दरख्वास्त किया कि आप अपने कारकुनों से धरना ख़त्म करवाएं, इस सिलसिले में एक वीडियो बयान भी जारी करें। तो इसका मतलब है कि जो कल साद रिजवी साहब की तरफ से एक तहरीरी बयान जारी किया गया था, वो बयान जो है वो मौसर साबित नहीं हुआ, या वो बयान जो है वो हकीकी नहीं था, असली नहीं था। बहरहाल बहुत से सवालात हैं। वो बयान भी जो है वो सरकारी ज़राए से जारी किया गया था। खुर्रम साहब, आज वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने अपनी तकरीर में आपकी पार्टी पे और JUI पर बड़ी तनकीद की है। क्या आप इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, एक्सप्लॉइट तो इमरान खान ने किया था 2017 में, जब पहली दफ़ा TLP फैज़ाबाद आकर बैठे थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब तो हिस्सा भी बने थे उसकी प्रोटेस्ट का। शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उनको ISI ने रिपोर्ट किया था। काजी फायजी साहब जजमेंट में लिखा हुआ है कि ISI ने रिपोर्ट किया कि पहला शख्स जिसने सपोर्ट किया वो शेख रशीद साहब थे। तो एक्सप्लॉइट तो आज की हुकूमत ने किया था अपने सियासी मकासद के लिए। हमने तो सिर्फ कुर्बानी दी है। हमने एहसन इकबाल के ऊपर गोली खाने की कुर्बानी दी है, ख्वाजा आसिफ के ऊपर एक इंक फेंकी गई, मियाँ नवाज शरीफ पर जूता फेंका गया, हमने कुर्बानी दी है। लेकिन उसका जवाब क्या आता है? इमरान खान साहब आज फिर एक झूठ बोल दिया कि जी उन्हें वो जो सैटानिक वर्सेस वाले केस में कि जी मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, इमरान खान साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की गलतियाँ वज़ीर आज़मों से एक्सपेक्ट नहीं की जाती। उन्हें मालूम ही ना हो कि 1989 में 14 फरवरी आपने कहा कि वो का दिन था कि कौन वज़ीर आज़म था। 13 फरवरी 1989 उनको मालूम होना चाहिए कौन वज़ीर आज़म है। दूसरा ये है काजी फायजी था जजमेंट जो है, अगर उस वक्त फरवरी 2019 में जब आई थी, उस पर अगर हुकूमत अमल, यही हुकूमत थी ना उस वक्त भी, अगर अमल कर लेते तो आज ये तबाही ना होती। तीसरा ये है कि हमें दाद रसी चाहिए। मेरा मुतालबा है इंसाफ चाहिए उन शहीद पुलिस वालों के लिए भी, और जो TLP के लोग जो है शहीद हुए हैं, कि उनको इंसाफ मिले कि ये काम किसने किया है। और आखिरी बात भी साहब ये है कि आज 18वीं तरमीम जो हमने पास की थी, आईनी तरमीम, उसको आज 11 साल पूरे हो गए। 19 अप्रैल 2010 को चले आज अभी तक वैसे 18वीं तरमीम की बहुत सी शिकों पे अमल दरामद नहीं हुआ। वलीद इकबाल साहब, मेरा सवाल अब आप आखिर में ये है कि जो वज़ीर आज़म साहब की आज की तकरीर थी, उस तकरीर में क्या मुनासिब ना होता कि वो अपोजिशन की दो पार्टियों पर तनकीद ना करते? क्योंकि कल आपने खुद कहा कि ये मुआहदा जो है, इसको जो भी मुआहदा होगा मुज़ाकरात के नतीजे में उसको पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको अपोजिशन का कंसेंसस चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए। बेहतर होता कि आज वज़ीर आज़म दो अपोजिशन पार्टियों पर तनकीद ना करते। जी, मैं इसका भी जवाब जरूर दूंगा। एक बड़ी संजीदा बात हुई है कलअदम करार दिए जाने वाली, और बहुत संजीदा चीज़ है जी। पाकिस्तान की तारीख में 2 ही मरतबा पार्टियां कलअदम करार दी गई हैं। पहले जमात इस्लामी को कलअदम करार दिया गया था अयूब खान के टाइम में, और NAP जो कि वली खान साहब की पार्टी थी, उसको कलअदम करार दिया गया था भुट्टो के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में। दोनों, और अब भी आइन का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी बाद में तस्दीक करता है, या वो मुस्तरद कर देता है या नहीं करता। 15 दिन में रेफरेंस फाइल करना है। तो वो रेफरेंस 15 दिन के अंदर जरूरी होती है। तो बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर लेगा कि ये वो जमात इस्लामी वाला फैसला जो था उसको मनसूख कर दिया गया था, वो कलअदम करार गलत दी गई। जस्टिस कॉर्नेलियस ने वो फैसला किया था जी। NAP वाले फैसले को, NAP 2-3 तकरीरों के ऊपर NAP को कलअदम करार दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहोल्ड किया गया। तो ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या करता है। बहरहाल जी, पार्लियामेंट में जब अगर ये मामला आता है, अब तो देखें ना, मनसूख हो गया एक तरह से मुआहदा,
तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे क्या बात होती है, तो इसलिए थोड़ा सा कबल वक्त है कुछ और कहना है इसका। चले हमारी सबकी यही दुआ है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, और इस सिलसिले में मैं ये चाहूँगा कि एक अपील हम कर सकते हैं कि दोनों अतराफ से कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी थोड़े से तहम्मुल का मुजाहरा करें, और जो तहरीक लबैक के जो कारकुन हैं वो भी थोड़ा से तहम्मुल का मुजाहरा करें। उसकी वजह ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पुलिस के भी लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हारे हैं। 4 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए हैं, और कल लाहौर में तहरीक लबैक के भी कारकुन जो हैं वो शहीद हुए हैं। मैं दोनों को शहीद कह रहा हूँ। तो इसमें दोनों तरफ से अगर टॉलरेंस दिखाई जाएगी, और ख़ास तौर पे तहरीक लबैक के जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे हमवतन हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, वो जो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चला रहे हैं और वो हुकूमत पर कुफर के फतवे लगा रहे हैं, उनको ज़रा सोचना चाहिए कि वो कुफर के फतवे लगा रहे हैं जिन पर उनके साथ तहरीक लबैक की क़यादत जो है वो मुज़ाकरात भी कर रही है। तो अगर तहरीक लबैक की क़यादत हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है और आज मुज़ाकरात में शेख रशीद साहब भी शामिल हो जाएंगे, तो फिर आप इन पर कुफर के फतवे लगा रहे हैं, इनको मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं, हुकूमत इनको दहशतगर्द कह रही है। तो जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो दोनों तरफ से अगर सीज़ फायर कर दिया जाए और एक दूसरे पर इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ तो ये बहुत बेहतर होगा। हमने हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकालने की हिमायत की है और आइंदा भी करेंगे। कि जिस ज़ात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम सब लेते हैं, ये याद रखें कि रहमतुल आलमीन थे जी, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन के नाम पर हमें एक दूसरे का खून नहीं बहाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।